इंट्रोडक्शन। गैरी विल्सन का कहना है कि कुछ साल पहले जब हाई स्पीड इंटरनेट दूर दूर तक अवेलेबल हो गया तो हद से ज़्यादा पोर्नोग्राफी यूज करने वाले लोगों की गिनती भी तेज़ी से बढ़ने लगी, जिसकी वजह से ऐसे लोगों ने खुद को अपनी सेक्सुअल रिलेशनशिप की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार करने की जगह का भी ना ख़त्म होने वाली अश्लील वीडियोज को देखना शुरू कर दिया। इस वजह से उनके अंदर ना मालूम कैसे कैसे अजीब लक्षण पैदा हो गए और बड़ी हैरानी के साथ शायद इतिहास में पहली बार नौजवान लड़कों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ईडी यानी नपुंसकता एक बहुत अहम समस्या बन गई, जिसकी वजह से न्यूरोकेमिस्ट्री ऑफ एडिक्शन के साइंटिस्ट्स को साइंस के इतिहास में अब तक का एक सबसे बड़ा इनफॉर्मल एक्सपेरिमेंट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लाखों लोगों ने एक प्रोसेस के तहत जिस्मानी भूख को बढ़ाने वाले सामानों से परहेज रखने की कोशिश की। इस प्रोसेस का नाम रिब्यूटिंग है। इसके बाद उनमें से बहुत से लोगों में चौंकाने वाले बदलाव पाए गए, जैसे कि बेहतर कंसंट्रेशन और रियल लाइफ में और ज़्यादा कैपेसिटी से जिस्मानी संबंध बनाने के लिए एनर्जी से भरपूर एक हाई लेवल मूड का होना। इस किताब के लेखक विल्सन ने उन लोगों की कहानियाँ सुनी हैं जिन्होंने इंटरनेट पोर्न को गिव अप करने की कोशिश की और जो इस बात पर ध्यान देने लगे कि कैसे उनके दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम अपने आसपास के माहौल से बातचीत करता है। इसके बाद न्यूरोसाइंस में होने वाली तमाम रिसर्च से ये कंफर्म हो गया है कि अब ये लोग भी जानते हैं कि इंटरनेट पोर्नोग्राफी एडिक्शन एक सीरियस और बहुत नुकसानदेह नशे की लत साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। What are we dealing with? It is not the answer that enlightens, but the question. यूजीन लोनेस्को फ्रेंच साहित्यकार यूजीन आइनेस्को के मुताबिक जवाब से ज़्यादा जानकारी सवाल में छुपी होती है। विल्सन के मुताबिक बहुत से यूजर्स अपनी जवानी के शुरुआती सालों में ही इंटरनेट पोर्न को अपनी बोरियत, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, अकेलापन और तनाव से राहत पाने के लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन मानते हैं। इसलिए वह इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा पोर्न कंटेंट देखने लग जाते हैं। इसके बाद उनके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ये लोग इस वजह से खुद से बहुत अपसेट और नाराज़ रहते हैं। लेकिन इसी के साथ ये लोग बड़े पैमाने पर अलग अलग तरह के पोर्न कंटेंट देखने के दौरान मास्टरबेशन करके अपने जेनिटल्स यानी इंद्रियों में भरपूर इरेक्शन पा सकते हैं। ऐसे लोग जब किसी रियल महिला के साथ जिस्मानी संबंध बनाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें इसमें एक आर्टिफिशियल और अनजाना एहसास महसूस होता है, क्योंकि यह लोग एक वीडियो स्क्रीन के सामने बैठकर मास्टरबेशन करने के इतने ज़्यादा आदी हो चुके हैं कि उन्हें रियल एक्चुअल जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यही सब करना ही नॉर्मल लगता है। इसकी वजह यह है कि रियल सेक्स के दौरान कोई शख्स एक वॉयर की पोजीशन में नहीं हो सकता है। वॉयर का मतलब है एक ऐसा शख्स जिसे छुपकर दूसरे लोगों को फिजिकल रिलेशन बनाते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है, बल्कि वह शख्स इस दौरान सेक्स डिज़ायर बढ़ाने वाले सिर्फ उन्हीं बॉडी पार्ट्स को देख सकता है जिनको वह एक पार्टनर से जुड़ने से पहले ही बहुत सालों से देखता चला रहा है। पोर्नोग्राफी एडिक्शन की वजह से लोगों के अंदर कुछ दूसरी खतरनाक प्रॉब्लम्स भी पैदा हो जाती है, जैसे अपने पार्टनर में अट्रैक्शन की कमी महसूस करना या डिलेड इजैकुलेशन यानी रियल सेक्स के दौरान क्लाइमेक्स फील करने में देरी का होना या फिजिकल रिलेशन बनाने में नाकामयाब रहना या अनएक्सटर्म्ड प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी गैर मामूली तौर पर शीघ्र पतन का होना, जिनसे बचने के लिए बहुत से लोग पोर्नोग्राफी को क्विट करने का डिसीजन लेते हैं। हालांकि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाले लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फिक्रमंदी की बात तो यह है कि पोर्नोग्राफी का यूज बंद कर देने के बाद उनके अंदर लिबिडो यानी सेक्सुअल डिज़ायर में बहुत कमी आ जाती है और उनके जेनिटल्स गैर मामूली तौर पर एकदम बेजान हो जाते हैं। विल्सन ऐसी कंडीशन को उनकी ज़िंदगी की फ्लैट लाइन कहते हैं। लेकिन जिन लोगों में ईडी के सिम्पटम्स नहीं भी होते हैं, उन लोगों में भी पोर्नोग्राफी क्विट करने के बाद बहुत जल्दी लिबिडो में टेम्पररी तौर पर कमी और सेक्सुअल डिस्फंक्शन की कमी होने लगती है और इसके अलावा भी उन्हें तमाम अनएक्सपेक्टेड विड्रोल सिम्टम्स की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि चिड़चिड़ापन, थकान, नींद ना आना, बदन कांपना, फोकस में कमी, सांस लेने में परेशानी और डिप्रेशन वगैरह। इसके बाद ये लोग इन प्रॉब्लम्स के इलाज के तौर पर फिर से पोर्न का यूज करना शुरू कर देते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा डरावना पहलू यह है कि इसके बाद भी
उनकी फ्लैट लाइन वाली कंडीशन नॉर्मल नहीं हो पाती है। इस किताब में विल्सन का आगे यह कहना है कि हमारा दिमाग प्लास्टिक होता है, जिसका मतलब है कि हमारे दिमाग के अंदर यह काबिलियत होती है कि वह बॉडी में होने वाले चेंजेस के मुताबिक खुद अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन को मॉडिफाई कर सकता है। और यह सच है कि हम लोग अपनी सेक्सुअल डिजायर के मुताबिक जाने या अनजाने में अपने दिमाग को ट्रेनिंग देते रहते हैं। पोर्न यूजर्स के बारे में तमाम रिसर्चर्स और साइकोलॉजिस्ट की बहुत सी रिपोर्ट्स से यह बिल्कुल क्लियर है कि यह लोग आम तौर पर हमेशा अलग अलग तरीके के पोर्न कंटेंट्स को यूज करते रहते हैं, और इस वजह से उनको पर्सनली कभी कभी बहुत कंफ्यूज और डिस्टर्ब भी होना पड़ जाता है। इस फैक्ट की एक वजह तो शायद उनकी बोरियत या उनका टीन एज का डेवलपिंग ब्रेन हो सकता है, जिसको इन चीज़ों की आदत डालने की ट्रेनिंग लेनी होती है। टीन एज वाले लोग जोश खरोश वाले काम करना पसंद करते हैं और उस काम से आसानी से बोर भी हो जाते हैं। उन्हें नोवेल्टी यानी नई चीज़ों को करना पसंद होता है। उन्हें अनजानी चीज़ें बेहतर लगती हैं। बहुत से नौजवान लड़कों ने बताया है कि वह मास्टरबेशन करते वक्त बदल बदल कर अश्लील वीडियो क्लिक करते रहते हैं, जैसे कि वह लेस्बियन पोर्न से बोर होने पर ट्रांसजेंडर पोर्न ट्राई करते हैं। ऐसा करने से उनके लिए एक नॉवेल्टी और बेताबी के हालात लागू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके सेक्सुअल एक्साइटमेंट बहुत बढ़ जाते हैं, और जब तक इन्हें इस बारे में पता चलता है तब तक वह क्लाइमेक्स पर पहुंच जाते हैं और उनके नए एक्सपीरियंस की छाप उनके सेक्सुअल सर्किट पर बनना शुरू हो जाती है। और ऐसी लापरवाह प्रैक्टिस इनके लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। और दूसरी वजह शायद टॉलरेंस हो सकती है, जो कि एक एडिक्शन प्रोसेस होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा सेक्सुअल स्टिमुलेशन की ज़रूरत को चलाता है। सेक्सुअल नॉवेल्टी आपके कमज़ोर पड़ रहे अटेंशन को फिर से वापस ले आने का एक बिल्कुल पक्का तरीका होता है। कुछ नौजवान लोग अपने जेनिटल्स में कठोरता लाने के लिए अलग अलग तरीके के पोर्न कंटेंट्स को फॉलो करने लगते हैं, और फिर वह जिस तरीके में अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी फील करने लगते हैं उसी को अपना फेवरेट तरीका बना लेते हैं। विल्सन का कहना है कि बहुत ज़्यादा पोर्न यूज़ करने से हमारी रिलेशनशिप पर भी खराब असर पड़ता है। बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन यानी यौन उत्तेजना बढ़ने से पेयर बॉन्डिंग यानी किसी से लव अफेयर शुरू करने में रुकावट पहुंचती है। विल्सन के मुताबिक आगे यह कहा गया है कि जैसे जैसे पोर्न यूजर्स पोर्न से दूर होने लगते हैं, वैसे वैसे आमतौर पर उनके अंदर दूसरे लोगों से कनेक्ट होने की इच्छा बढ़ने लगती है। और ऐसे लोग जो पहले गंभीर सोशल एंजाइटी की तकलीफ से दुखी रहते थे, वह लोग भी सोशल कांटेक्ट के लिए नए रास्ते तलाश लेते हैं, जैसे कि वह लोग अपने काम के साथियों के साथ मुस्कुराना और हंसी मजाक करना, ऑनलाइन डेटिंग, मेडिटेशन ग्रुप्स और रिक्रिएशन क्लब ज्वाइन करना वगैरह शुरू कर देते हैं। साइकेट्रिस्ट नॉर्मन डॉयज लोगों को यह सुझाव देते हैं कि मौजूदा वक्त में पोर्न का बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन दिमाग की फंक्शनिंग पर काबू पाकर उसमें नए सर्किट बनाता है, जिसकी वजह से सोशल रिलेशनशिप और एक दूसरे से जुड़े रहने के बारे में हमारा फोकस कम हो जाता है, और फिर रियल लोगों में हमारा इंटरेस्ट कम हो जाता है और हमें बनावटी लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। और शायद पोर्न के हट जाने के बाद हमारे अंदर फ्रेंड्स और पार्टनर्स जैसे नेचुरल रिवॉर्ड्स के लिए जगह बन जाती है। वांटिंग रन अमॉक विल्सन ने कूलिज इफेक्ट के बारे में समझाया है। दरअसल कूलिज इफेक्ट का मतलब है कि एक ही महिला के साथ बार फिजिकल रिलेशन बनाने के मुकाबले में नई औरतों के साथ फिजिकल होने में सेक्सुअल इंटरेस्ट बढ़ने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। विल्सन का कहना है कि हमारे दिमाग में मौजूद सदियों पुराने सर्किट्स हमारे इमोशंस को, एनर्जी और पक्के इरादे को, हमारे एक्साइटमेंट को और सबकॉन्शियस डिसीजंस यानी छिपे तौर पर हमें रियलाइज़ हुए बगैर भी डिसीजन ले लिया जाना वगैरह को कंट्रोल करते हैं। उनके मुताबिक फिजिकल रिलेशन बनाने की इच्छा और सेक्सुअल मोटिवेशन डोपामिन नाम के एक न्यूरोकेमिकल की वजह से पैदा होते हैं। डोपामिन हमारे दिमाग के अंदर मौजूद रिवॉर्ड सर्किटरी नाम के एक बुनियादी पार्ट की पावर को बढ़ा देता है। दिमाग के इसी हिस्से में आप किसी चीज़ के लिए बहुत चाहत और खुशी को महसूस करते हैं, और यहीं से आपको नशे की लत लगना भी शुरू होती है। यही सदियों पुराना रिवॉर्ड सर्किटरी आपको तमाम चीज़ों को करने के लिए मजबूर करता है और हमारे ह्यूमन रिवॉर्ड की जानकारी को हमारे जिंदा रहने के लिए और हमारे जीन्स में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ा देता है। हमारे ह्यूमन रिवॉर्ड की लिस्ट में सबसे टॉप पर ये चीज़ें होती हैं फूड, सेक्स,
लव, फ्रेंडशिप और नॉवेल्टी, इन सब को नेचुरल इन्फोर्सर्स कहा जाता है। ये रिवॉर्ड्स नशे की लत के खिलाफ काम करने वाले केमिकल्स होते हैं जो रिवॉर्ड सर्किटरी पर कभी भी कब्जा कर सकते हैं। डोपामिन का पर्पज आपके जीन्स की जानकारी के मुताबिक आपको सर्व करना होता है। जितनी तेजी से आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होगा, आपको किसी चीज को पाने की उतनी ही ज्यादा इच्छा होने लगेगी। डोपामिन की लहरें आपको यह बताती हैं कि आपको किस चीज को अप्रोच करना है और किसे अवॉइड करना है और अपने अटेंशन को कहाँ फोकस करना है। इसके बाद डोपामिन आपको ये भी बताता है कि आपको किस चीज को याद रखने के लिए अपने दिमाग को रिवायर करने में उसकी मदद करनी है। आपकी रिवॉर्ड सर्किटरी में अवेलेबल होने वाले डोपामिन का सबसे बड़ा नेचुरल ब्लास्ट सेक्सुअल स्टिमुलेशन और फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है। यहाँ यह भी बताया गया है कि क्लाइमेक्स का आनंद ओपियोइड्स यानी नशीली चीज़ों से पैदा होता है। इसलिए आप अपनी चाहतों के लिए डोपामिन और अपनी पसंद के लिए ओपियोइड्स के बारे में सोच सकते हैं। जैसा कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट सुसान वाइनशेंक ने भी एक्सप्लेन किया है, हालांकि डोपामिन हमारे अंदर चीज़ों के लिए चाहत, इच्छा, तलाश करने और पा लेने की वजह बनता है, लेकिन फिर भी डोपामिन सिस्टम ओपियोइड सिस्टम के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मजबूत है। इंटरनेट पोर्न खासकर आपके रिवॉर्ड सर्किटरी को ललचाने वाला होता है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा आपको नॉवेल्टी यानी नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ नॉवेल्टी के तौर पर एक नया साथी हो सकता है, या कोई गैर मामूली सीन सकता है, या कोई अजीब सा सेक्सुअल ड्रामा हो सकता है, या फिर आप किसी पॉपुलर यूट्यूब साइट पर भी नॉवेल्टी को तलाश कर सकते हैं। जब आप इंटरनेट पर बहुत से टैब ओपन करके घंटों तक पोर्नोग्राफी देखते हैं, तो आप हर 10 मिनट पर एक नए सेक्स पार्टनर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आजकल सुपर नॉर्मल स्टिमुलेशन यानी ज़रूरत से ज़्यादा यौन उत्तेजना का अंत होता दिखाई नहीं पड़ता है, बल्कि पोर्न इंडस्ट्री ने फिजिकल एक्शन से उत्तेजना बढ़ाने के लिए ऑलरेडी 3D पोर्न और रोबोट्स को ऑनफर कर दिया है और सेक्स टॉयज़ को पोर्न के साथ या दूसरे कंप्यूटर यूजर्स के साथ जोड़ दिया है। जब आपके सामने बेहद और बेरोक टोक सुपर स्टिमुलेटिंग रिवॉर्ड की पहुंच हासिल होती है, तो आपका दिमाग आप ही के खिलाफ काम करने लगता है। असल में यह ज़रूरत से ज़्यादा स्टिमुलेटिंग यानी उत्तेजना को बढ़ने से रोकने के लिए अपनी प्रतिक्रिया को कम करके खुद को ज़रूरत से ज़्यादा डोपामिन रिलीज करने से बचाता है। किसी टीनेज वाले शख्स के लिए उसके होश में या अनजाने में ही सेक्स के बारे में सब कुछ सीख लेना उसके अंदर एक बुनियादी डेवलपमेंट पैदा करने वाला काम होता है। इस काम को पूरा करने के लिए उनके दिमाग के तार एनवायरनमेंट में मौजूद सेक्सुअल इशारों तक पहुंचते हैं और फिर एकदम नया चौंकाने वाला और सेक्सुअल डिज़ायर को बढ़ाने वाला स्टिमुलेशन उस टीन एज बच्चे की दुनिया को इस तरह से हिला सकता है कि इसका ऐसा ज़ोरदार असर एक एडल्ट दिमाग पर नहीं डाला जा सकता है। यही न्यूरोकेमिकल रियलिटी एक टीन एज दिमाग को बहुत ख़ास बना देती है। ऐसे बच्चों को पोर्नोग्राफी के सबसे बड़े सेक्सुअल इन्फ्लुएंस से जो भी स्टिमुलेशन ऑनफर की जाती है, वह उसी के मुताबिक सेक्स को डिफाइन करना सीख जाते हैं। ये बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस को एक साथ बांध कर रखते हैं और एडल्ट नौजवानों के मुकाबले में ज़्यादा आसानी से और तेज़ी के साथ एराउजल यानी कामोत्तेजना को हासिल कर लेते हैं। दरअसल इंसानी दिमाग 12 साल की उम्र के बाद सिकुड़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर सैकड़ों करोड़ नर्व्स कनेक्शन की काट छांट होती है और यह रीऑर्गेनाइज होती है। यहाँ पर नर्व्स के सर्वाइव करने के लिए यूज इट ओनर लूज इट का सिद्धांत लागू होता है, जिसका मतलब है कि जिन नर्व्स को आप इस्तेमाल नहीं करते हैं वह आगे काम करना बंद कर देती हैं। एक बार जब नए कनेक्शंस बन जाते हैं तो टीन एज दिमाग इन पर अपनी मजबूत पकड़ बना लेते हैं। असल में रिसर्च से यह पता चलता है कि हमारी सबसे ज़्यादा पावरफुल और लंबे समय तक टिकने वाली मेमोरीज, जिनमें हमारी सबसे ख़राब आदतें भी शामिल हैं, ये हमारी टीन एज में ही पैदा होती है। टीन एज के बच्चों में सेक्सुअल लर्निंग से उनके अंदर पोर्न के असर की वजह से होने वाले इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम भी पैदा हो जाती है। इसलिए उनको नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन रिकवर करने में बड़ी उम्र के लोगों के मुकाबले में महीनों का टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसकी वजह यह है कि बड़ी उम्र के लोग अपने दिमाग की तारों को सेक्सुअल रिस्पांस से जोड़ने के लिए किसी वीडियो स्क्रीन की मदद नहीं लेते हैं, बल्कि अब भी उनके पास अच्छी तरह से डेवलप किए हुए ब्रेन मैप्स मौजूद होते हैं। और यूट्यूब का दौर शुरू होने से पहले से ही इन लोगों के पास अपने पार्टनर्स के साथ
फिजिकल रिलेशनशिप बनाते वक्त अपने जेनिटल्स में भरपूर इरेक्शंस होने का पूरा यकीन होता है। बहुत से साइकोलॉजिस्ट्स का यह मानना है कि जुआ खेलने के आदी हो चुके और इंटरनेट पोर्नोग्राफी का आउट ऑन ऑफ कंट्रोल यूज करने वाले लोगों के बिहेवियर को समझने के लिए एडिक्शन साइंस का इस्तेमाल करना गलत है, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ हेरोइन, अल्कोहल और निकोटीन जैसी चीज़ों के बारे में ही एडिक्शन की बात करना ही समझ में आता है। लेकिन इस बारे में रिसर्च करने पर यह क्लियर हो गया है कि ज़्यादा पोर्न कंटेंट देखने से मोटिवेशन और डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होने वाले ग्रे मैटर में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से नर्व कनेक्शंस में भी कमी आ जाती है। ये ग्रे मैटर रिवॉर्ड सर्किट्री के सेक्शंस में मौजूद रहता है। नर्व कनेक्शंस में कमी आ जाने की वजह से रिवॉर्ड एक्टिविटी सुस्त हो जाती है और खुशी का रिस्पांस सुन्न पड़ जाता है। इस प्रोसेस को डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। इसके साथ ही हमारी विल पावर में भी कमी आ जाती है। इसके बाद रिसर्चर्स ने बिहेवियर के एडिक्शन को भी रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। इंटरनेट पोर्नोग्राफी को क्विट करने के बाद इसके विथड्रॉवल सिम्पटम्स भी कभी ड्रग विथड्रॉवल सिम्पटम्स जैसे ही नजर आते हैं, क्योंकि सभी नशीली चीज़ें एक खास न्यूरोकेमिकल शेयर करती हैं और दिमाग में कुछ सेलुलर बदलाव भी पैदा करती हैं। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि डोपामिन न्यूरोकेमिकल इवेंट्स की शुरुआत करता है, जिसकी वजह से एडिक्शन से जुड़े हुए दिमागी बदलाव होते हैं। लेकिन इसकी असली वजह मॉलिक्यूलर स्विच होता है, जो डेल्टा फॉस बी नाम के प्रोटीन में लंबे टाइम तक के लिए बहुत से चेंजेस पैदा करता है। डोपामिन डेल्टा फॉस बी के प्रोडक्शन में बढ़ावा देता है। इसके बाद जब हम इन नेचुरल रिवॉर्ड्स को एंजॉय करते हैं, जैसे सेक्स, शुगर, हाई फैट, एरोबिक एक्सरसाइज और नशीले ड्रग्स वगैरह, तो धीरे धीरे इस प्रोटीन की कम या ज़्यादा क्वांटिटी डोपामिन के रिलीज होने के मुताबिक रिवॉर्ड सर्किट्री में जमा होने लगती है। डेल्टा फॉस बी को ख़त्म होने में 1 से 2 महीने का टाइम लग जाता है, लेकिन इसकी वजह से होने वाले दिमागी बदलाव बने रहते हैं। रिवॉर्ड सर्किट्री में जमा होने वाला डेल्टा फॉस बी प्रोटीन जीन्स के एक बहुत ख़ास सेट में बदल जाता है, जो रिवॉर्ड सेंटर में फिजिकल और केमिकल बदलाव पैदा करते हैं। टीनएजर्स के दिमाग का ह्यूमन रिवॉर्ड के लिए ओवर सेंसिटिव होना यह भी दिखाता है कि ऐसे लोग एडिक्शन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। रिसर्च स्टडीज़ में यह पता लगा है कि सेक्सुअल इरेक्शंस के लिए रिवॉर्ड सर्किट्री और दिमाग के मेल सेक्सुअल सेंटर्स में काफ़ी डोपामिन की ज़रूरत होती है। ग्रे मैटर में कमी नर्व सेल की ब्रांचेस और दूसरे नर्व सेल से कनेक्शन में हुई कमी के बराबर होती है। इस वजह से डोपामिन सिग्नलिंग में कमी आती है और फिर सेक्सुअल एरोज़ल यानी उत्तेजना में भी कमी आ जाती है। विल्सन के मुताबिक रिकवरी फोरम के हजारों मेंबर्स ने यह पता लगाया है कि पोर्न को क्विट करने वाले लोग अपने मूड, मोटिवेशन, एकेडमिक परफॉर्मेंस, सोशल एंजाइटी वगैरह के मामले में खुद को बहुत बेहतर सिचुएशन में महसूस करने लगते हैं। इससे यह पता लगता है कि इंटरनेट की प्रॉब्लम्स सिर्फ उन्हीं लोगों में पैदा होती है जिन लोगों के अंदर पहले से ही इस तरह की गड़बड़ियां और लक्षण मौजूद होते हैं। एडिक्शन के बारे में रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट्स ने हर तरह के नशे के आदी लोगों के दिमाग में डोपामिन में आने वाली कमी और उसकी सेंसिटिविटी को मापा है, जिनमें इंटरनेट की लत वाले लोग भी शामिल हैं। हालांकि हम यह भी जानते हैं कि जंक फूड जैसे नेचुरल रिवॉर्ड की वजह से भी हमारे दिमाग में बहुत तेज़ी के साथ डोपामिन की यह कमी पैदा हो सकती है। जबकि इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जब डोपामिन और उससे जुड़े हुए न्यूरोकेमिकल्स प्रॉपरली रेगुलेट किए जाते हैं तो सेक्सुअल अट्रैक्शन, सोशलाइजिंग, कंसंट्रेशन, सेक्सुअल रिस्पॉन्सिवनेस यानी उत्तेजना बढ़ाने वाली चीज़ों के लिए सेक्सुअल डिज़ायर्स का रिस्पॉन्स करना और खुद के अच्छा होने की फीलिंग को महसूस करना जैसे इमोशंस बगैर ज़्यादा कोशिश किए बड़ी आसानी से हमारे अंदर बढ़ जाते हैं। इसीलिए जब बहुत ज़्यादा इंटरनेट पोर्न का इस्तेमाल करने वाले लोग इसे छोड़ते हैं तो उनके अंदर नॉर्मल डोपामिन सिग्नलिंग के वापस लौट आने की वजह से इन सब चीज़ों में यह सब सुधार दिखाई देने लगते हैं। बदकिस्मती से इंटरनेट पोर्न एडिक्शन के साइंटिफिक बेसिस के बारे में दूर तक फैली हुई नासमझी की वजह से बहुत हेल्थ केयर प्रोवाइडर अभी भी ये मानते हैं कि इंटरनेट पोर्न का इस्तेमाल करने की वजह से लोगों के अंदर गंभीर डिप्रेशन, ब्रेन फॉग यानी कंसंट्रेशन में कमी, लो मोटिवेशन या एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती है। और फिर इसका यह नतीजा होता है कि ये लोग अनजाने में ही
इंटरनेट पोर्न यूजर्स के बारे में उनकी इंटरनेट आदतों की जांच पड़ताल किए बगैर ही उनके अंदर कुछ शुरुआती गड़बड़ियां होने के तौर पर उनको मिसडायग्नोज कर लेते हैं। और फिर पोर्न यूजर्स उस वक्त यह देखकर हैरान रह जाते हैं जब पोर्न क्विट करने के बाद उनके दूसरे सिम्टम्स भी खुद ब खुद हल हो जाते हैं। बेशक हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कुछ नौजवान लोगों का इलाज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और डिलेड इजैकुलेशन के लिए भी करने लगते हैं, जबकि इसके लिए सिर्फ पोर्न को क्विट करना ही काफ़ी होता है। बहुत से लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए गैर ज़रूरी आउटडेटेड इन्फॉर्मेशंस और ट्रीटमेंट ही मिल पाते हैं, जबकि सबसे पहले उनकी ब्रेन्स को उनकी नॉर्मल पोजीशन पर वापस लौटने का मौका मिलने की ज़रूरत होती है, जिससे कि वह प्लेजर और सेक्सुअल रिस्पॉन्सिवनेस तक पहुंच सकें। Regaining control, the road of excess leads to the palace of wisdom. विलियम ब्लेक, अंग्रेज कवि विलियम ब्लेक का कहना है कि आप कभी भी यह नहीं जान सकते हैं कि कितना होना काफ़ी है, जब तक कि आपको यह न मालूम हो कि कितना होना ज़रूरत से ज़्यादा है। यहाँ विल्सन का यह कहना है कि हालांकि बहुत से लोग अपनी प्रॉब्लम से रिकवरी करने के बाद उसके फ़ायदों के बारे में बताते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है अपनी ज़िंदगी पर दोबारा से खुद का कंट्रोल हासिल कर लेना। इसके लिए आपका पहला कदम होता है आने वाले कई महीनों तक अपने ब्रेन को आर्टिफिशियल सेक्सुअल स्टिमुलेशन से दूर रखकर उसको आराम देना। इसके बाद आप खुद को रियल लाइफ की दूसरी चीज़ों के बीच मेन शिफ्ट कर सकते हैं, फिर चाहे वह लंबे समय से पोर्नोग्राफी को हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने का मामला हो या फिर कोई दूसरे इश्यूज़ हों। इससे आपको उन सारी सिचुएशंस में खुद को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। इस प्रोसेस को रिब्यूटिंग कहा जाता है। इस तरीके से आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में पोर्न का ना होना क्या मायने रखता है। इसको करने के पीछे यह आइडिया है कि आप आर्टिफिशियल सेक्सुअल स्टिमुलेशन को अवॉइड करके अपनी ब्रेन को किसी कंप्यूटर की तरह ही शटिंग डाउन करके रीस्टार्ट करते हैं और इसकी ओरिजिनल फैक्ट्री सेटिंग को फिर से रिस्टोर कर देते हैं। अब आपका गोल वीडियो स्क्रीन को बीच में लाए बगैर रियल लोगों से बातचीत करके अपनी खुशी को तलाश करना और ज़िंदगी और प्यार के लिए अपनी चाहत को बढ़ाना होता है। शुरुआत में आपके लिए रिब्यूटिंग प्रोसेस एक चैलेंजिंग काम हो सकता है, क्योंकि आपकी ब्रेन पोर्न के इस्तेमाल से परिचित होकर आर्टिफिशियल तरीकों से प्रोड्यूस की गई डोपामिन की एक फिक्स खुराक और दूसरे न्यूरोकेमिकल्स की सप्लाई के लिए आप पर भरोसा करती है। और आपकी आज़ादी इसी में है कि आप किसी भी एडिक्शन के रास्ते को कमज़ोर कर दें और वापस नॉर्मल सेंसिटिविटी में वापस लौटने की शुरुआत करें। रिब्यूटिंग के लिए सबसे ज़्यादा फेमिलियर टिप्स यह बताए गए हैं। 1. रिमूव ऑल पोर्न, यानी सारे पोर्न हटा दीजिए। यहाँ यह कहा गया है कि आप अपने डिवाइसेस से सारे पोर्न को हटा दीजिए और इसके साथ ही बैक अप्स और ट्रैश को भी रिमूव कर दीजिए। ये एक्शन आपकी ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि आपका पोर्न को छोड़ने का इरादा बिल्कुल पक्का है। 2. मूव योर फर्नीचर अराउंड, यानी अपने आसपास के फर्नीचर की लोकेशन चेंज कीजिए। आपके इस्तेमाल से जुड़े हुए एनवायरमेंटल संकेत एक पावरफुल रिएक्शन की वजह बन सकते हैं, क्योंकि वह खुद भी डोपामिन रिलीज करते हैं। इसीलिए नशीले केमिकल्स का इस्तेमाल करने वाले लोगों से कहा जाता है कि उनको अपने दोस्तों, पड़ोसियों और अपनी पुरानी एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना चाहिए। हालांकि आप खुद को ना तो अवॉइड कर सकते हैं और ना ही खुद से कहीं दूर जा सकते हैं, लेकिन आप अपने आसपास के माहौल में कुछ बदलाव ज़रूर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपने रूम या प्राइवेट एरिया में पोर्न देखते हैं, तो आप अपने कंप्यूटर टेबल को ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर घर के सब लोग रहते हैं और आप वहाँ पर पोर्न ना देख सकते हों, या आप अपनी मास्टरबेशन चेयर से छुटकारा पा सकते हैं। 3. कंसिडर अ पोर्न ब्लॉकर एंड एन एड ब्लॉकर। पोर्न ब्लॉकर और एड ब्लॉकर को इस्तेमाल करने के बारे में विचार कीजिए। पोर्न ब्लॉकर्स इंटरनेट ब्राउजिंग करते वक्त आपकी स्क्रीन पर पोर्न कंटेंट्स को ब्लॉक कर देते हैं और आपको ये रियलाइज करने का टाइम देते हैं कि आप वह काम करने वाले हैं जो कि आप असल में नहीं करना चाहते हैं। अपनी रिकवरी के प्रोसेस की शुरुआत में और इससे पहले कि आपकी ब्रेन में सेल्फ कंट्रोल मैकेनिज्म पूरे वर्किंग ऑन ऑर्डर में रिस्टोर हो सके, इस तरह के ब्लॉकर्स आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं और फिर कुछ टाइम बाद आपको इनका इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एड ब्लॉकर का भी यूज करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको हॉलिडे प्लान बनाते समय या विटामिन ऑर्डर करते समय अपनी साइड बार में हिलती डुलती इमेजेस नहीं देखनी पड़ेगी।
और इससे आपको अपनी लालसा को अवॉइड करने में मदद मिलेगी। और कंसिडर अ डे काउंटर, यानी एक डे काउंटर पर विचार कीजिए। बहुत से फोरम्स फ्री डे काउंटर्स ऑफर करते हैं, जहां हर एक पोस्ट के नीचे आप एक बार ग्राफ बनाते हैं जो आपके गोल की प्रोग्रेस को शो करता है और ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। इन काउंटर्स में लोगों के मिले जुले रिव्यूज़ होते हैं। अगर आपको एक डे काउंटर मिलता है तो इसका एक लॉन्ग टर्म व्यू लीजिए और ये सोचे बगैर कि एक बार आपने अपने गोल को पूरा कर लिया है, इसलिए अब आप दोबारा पोर्न पर वापस लौट सकते हैं। अपने पोर्न फ्री डेज की गिनती करके खुशी मनाइए। इस तरीके में जो मायने रखता है वह पोर्न के बगैर बिताए गए आपके दिन नहीं होते हैं, बल्कि आपके माइंड का बैलेंस होता है, क्योंकि ब्रेन्स एक सेट शेड्यूल के तहत पूरी तरह से अपने बैलेंस पर वापस नहीं लौट पाते हैं। इसलिए इसमें लगने वाले दिन आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, बल्कि उन्हें रिबूट होने के लिए एक डेफिनेट टाइम चाहिए होता है। 5. एक्सटिंक्शन ट्रेनिंग नॉट फॉर एवरीवन, यानी खत्म करने की ट्रेनिंग यह सभी लोगों के लिए नहीं है। इस प्रोसेस में आप पोर्न को यूज करने के लिए उकसाने वाले लिंक को कमजोर करते हैं। और अगर एक्सटिंक्शन ट्रेनिंग आपके लिए कारगर नहीं साबित होती है, क्योंकि अगर पोर्न साइट्स की झलक देखकर आप फिर से अपना कंट्रोल खो देते हैं, तो पहले आप अपनी विल पावर को मजबूत करने के लिए एक इनडायरेक्ट अप्रोच का इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आप एक्सरसाइज और मेडिटेशन भी कर सकते हैं। 6. जॉइन अ फोरम, गेट एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। एक फोरम को ज्वाइन कीजिए और एक को अपने पास रखिए। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, नो फैप और रिब्यूट नेशन जैसी वेबसाइट्स अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स तलाश करने में मदद करती हैं। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स ऐसे प्राइवेट ट्रेनर होते हैं जो आपके कमिटमेंट को पूरा करने में मदद करते हैं। रिकवरी की तरह ही एडिक्शन की भी एक सोशल सिचुएशन होती है, इसलिए अपने लिए एक सपोर्ट को तलाश कर लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 7. थेरेपी, सपोर्ट ग्रुप्स, हेल्थ केयर यानी थेरेपी, सपोर्ट ग्रुप्स और हेल्थ केयर की ज़रूरत। एक अच्छा थेरेपिस्ट जो ये समझता है कि बिहेवियरल एडिक्शंस रियल होते हैं, वह आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। ऐसे ही कुछ थेरेपिस्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन ग्रुप सपोर्ट के जरिए ऐसे लोगों का काम आसान करते हैं जो पोर्न क्विट करने में संघर्ष कर रहे होते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD की प्रॉब्लम है, यानी आपके मन में कोई ऐसी सोच या आइडिया बार बार आता है जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो आपको पोर्नोग्राफी क्विट करते वक्त विड्रॉल की एंग्जाइटी को कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। 8. कीप अ जर्नल, यानी अपनी प्रोग्रेस का हिसाब रखें। रिब्यूटिंग प्रोसेस एक बिल्कुल सीधा तरीका नहीं है। इसमें अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं और आपके बुरे दिनों में आपकी ब्रेन आपको यह समझाने लगती है कि आपने कोई प्रोग्रेस नहीं की है और आपकी इच्छा पूरी होने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन आप अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट में पहले की एंट्रीज को देखकर अपने कॉन्फिडेंस को फिर से बढ़ा सकते हैं। मैनेजिंग स्ट्रेस, इम्प्रूविंग सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ केयर, यानी स्ट्रेस मैनेज करना, सेल्फ कंट्रोल बेहतर करना और सेल्फ केयर करना। इस टॉपिक में ये चीज़ें आती हैं। 9. एक्सरसाइज, बेनिफिशियल स्ट्रेसर, यानी एक्सरसाइज करना और बॉडी मसल्स में बेनिफिशियल तनाव पैदा करने वाली चीज़ों को इस्तेमाल करना। पोर्नोग्राफी से अपना ध्यान दूसरी तरफ हटाने और स्ट्रेस को दूर करने के लिए और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और फिटनेस लेवल को बेहतर करने के लिए एक्सरसाइज करने को एक बेहतरीन और फ़ायदेमंद तरीका माना गया है। प्रॉपर एक्सरसाइज करने से 40 साल से कम उम्र वाले लोगों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को बेहतर बनाने में भी मदद मिलती है। 10. गेट आउटसाइड, यानी बाहर की तरफ निकलिए। रिसर्चर्स के मुताबिक नेचर में बिताया गया टाइम दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। यह क्रिएटिविटी, इंसाइट और प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ाता है। अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो पार्कों में घूमिए, क्योंकि हमारे रहने का एनवायरनमेंट हमारे दिमाग के ऊपर एक पॉजिटिव असर डाल सकता है। 11. सोशलाइजिंग, यानी सोशल होना। जब रिब्यूटिंग के दौरान आप मजबूरन अपने अटेंशन को आदतन राहत देने वाली चीज़ों से दूर करने की कोशिश करते हैं, तो आपका रिवॉर्ड सर्किटरी दूसरे प्लेजर सोर्सेज को तलाशने लगता है और आखिरकार फ्रेंडली बातचीत, रियल साथी, नेचर में टाइम, एक्सरसाइज और क्रिएटिविटी जैसे नेचुरल रिवॉर्ड्स को तलाश कर लेता है। ये सभी चीज़ें आपकी लालसा को कम कर देती हैं। 12. मेडिटेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, यानी मेडिटेशन और रिलैक्सेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना। विड्रॉल के स्ट्रेस से गुजरने वाले किसी भी शख्स के लिए डेली मेडिटेशन करना बहुत आरामदेह हो सकता है।
इसके इस्तेमाल से एडिक्शन की वजह से दिमाग के जो पार्ट्स कमज़ोर हो जाते हैं उनमें फिर से मजबूती आ जाती है। 13. क्रिएटिव परस्यूट्स, हॉबीज़, लाइफ पर्पस यानी क्रिएटिव काम काज, हॉबीज़ और ज़िंदगी का पर्पज क्या होना चाहिए। रिब्यूटिंग प्रोसेस के दौरान खासकर शुरुआती कुछ हफ्ते डिस्ट्रैक्शन से संघर्ष करने वाले होते हैं, यानी आपके लिए पोर्नोग्राफी से अपना अटेंशन दूर रख पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप ऐसे वक्त में अपने सारे एक्स्ट्रा टाइम, एनर्जी और कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल खुद को दूसरे कामों में बिजी रखने के लिए कीजिए। ऐसे में क्रिएटिविटी आपके लिए डिस्ट्रैक्शन का एक बड़ा जरिया साबित हो सकती है। रीबूटिंग चैलेंजेस यानी रिब्यूटिंग प्रोसेस में आने वाली मुश्किलें। 14. विथड्रॉल यानी वापसी। जैसे कि इस किताब में पहले ही बताया चुका है कि हमारी ब्रेन्स न्यूरोकेमिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए हमेशा अपनी कोशिशें करती रहती हैं। अगर हम लगातार लंबे समय तक इनके ऊपर तेज स्टिमुलेशन यानी यौन उत्तेजना के हमले करते रहेंगे तो ये डोपामिन जैसे न्यूरोकेमिकल्स की सेंसिटिविटी को कम कर देते हैं। इसकी वजह से न्यूरल सिग्नल्स शांत हो जाते हैं और फिर हमारे प्लेजर और इमोशंस सुन्न पड़ जाते हैं। हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी सुस्त और बेमानी हो जाती है। लेकिन जब हम एक्सेजरेटेड स्टिमुलेशन यानी बहुत ज़्यादा उत्तेजना को वापस हटा लेते हैं तो धीरे धीरे सुन्नपन के लक्षण अपने आप गायब होने लगते हैं, जोश बढ़ने लगता है और स्टेबिलिटी कायम हो जाती है। 15. फ्लैट लाइन यानी बेजान होने का लक्षण। फ्लैट लाइन किसी भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाले शख्स में पोर्नोग्राफी क्विट करते वक्त एक स्टैंडर्ड विड्रोल सिस्टम होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर की लिबिडो यानी सेक्सुअल डिज़ायर ख़त्म हो जाती है और उनके जेनिटल्स बिल्कुल बेजान हो जाते हैं। और फिर इस डर से कि कहीं यह परमानेंटली ऐसे ही ना हो जाएं, बहुत से लोग फिर से पोर्न का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई हैं जिनके मुताबिक पोर्न क्विट करने वाले हर शख्स में रिकवरी के दौरान लिबिडो में कमी या फ्लैट लाइन की प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन फिर भी हाई स्पीड इंटरनेट पोर्न का इस्तेमाल करने वाले ज़्यादातर लोगों में ऐसी प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है और बहुत से लोगों में ये प्रॉब्लम पोर्न क्विट करने के करीब 7 महीने बाद दूर हो जाती है। 16. इंसोम्निया यानी नींद न आने की बीमारी। हमारी बॉडी के लिए पूरा आराम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि थकान की वजह से पोर्न का इस्तेमाल करने को बढ़ावा मिलता है। बहुत से रिबूट करने वाले लोग बहुत सालों से अच्छी नींद लाने के लिए पोर्न को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने में यकीन रखते आ रहे थे, जिसके बगैर उन्हें नींद नहीं आती है। नींद न आने की बीमारी एक कॉमन विड्रोल सिम्पटम है और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे टाइम के साथ अपने आप खत्म हो जाती है। 17. ट्रिगर्स यानी चालू करने की वजह। ट्रिगर्स वह बाहरी कारण होते हैं जो आपको पोर्न के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। कॉमन ट्रिगर्स में यह चीज़ें शामिल होती हैं, ऐसे टीवी शोज और मूवीज़ जिनमें इरोटिक कंटेंट यानी सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ाने वाले मटेरियल होते हैं, पोर्न यूज की पुरानी कहानियाँ, सुबह उठने पर जेनिटल्स यानी यौन अंगों में तनाव रहना, नशीली ड्रग्स या अल्कोहल का इस्तेमाल, आपको पोर्न साइट या एक्टर के बारे में याद दिलाने वाली बातें और उत्तेजना बढ़ाने वाले विज्ञापन वगैरह। लेकिन हमारी अलग अलग दिमागी हालत भी ट्रिगर्स हो सकती है, जैसे बोरियत, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अकेलापन, गुस्सा और फेलियर वगैरह। ट्रिगर्स में प्रॉब्लम और सलूशन दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। ये शुरू में आपको पागल कर सकते हैं, लेकिन यही आपको यह भी दिखाते हैं कि कब आपको हाई अलर्ट होना चाहिए। 18. चेजर यानी पीछे करने वाला। चेजर का मतलब सेक्स के लिए जोरदार तलब पैदा हो जाने के बाद ओनर्गेज्म यानी सेक्सुअल क्लाइमैक्स के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचना होता है। विड्रोल सिम्पटम की तरह चेजर भी एक पल में रिब्यूटिंग प्रोसेस को बंद करवा सकता है। कुछ लोग वेट ड्रीम यानी स्वप्न दोष की प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करने के बाद उनके अंदर चेजर इफेक्ट को नोटिस कर सकते हैं। अक्सर इन तेज असर डालने वाले चेजर इफेक्ट्स की वजह से एक बेखबर रिब्यूटिंग करने वाला शख्स ऑर्गेज़म पर पहुंचने के बाद खुद पर से अपना कंट्रोल खो देता है। आमतौर पर यह देखा गया है कि जैसे जैसे रिब्यूटिंग के बाद ब्रेन अपना बैलेंस तलाश करती जाती है, वैसे वैसे वक्त के साथ चेजर इफेक्ट खुद ब खुद खत्म होने लगता है। 19. डिस्टर्बिंग ड्रीम्स, फ्लैशबैक्स यानी परेशान करने वाले सपने और पुरानी यादें। बहुत से लोगों का ये कहना है कि पोर्न क्विट करने के बाद उनको बेहतर सपने दिखाई देने लगे। दरअसल अलग
अलग तरह के सपनों का दिखाई देना हमारी मेंटल हाउस क्लीनिंग यानी दिमाग की देखभाल करने का एक हिस्सा होता है। रिब्यूटिंग के दौरान पोर्न फ्लैशबैक यानी पोर्न की पुरानी यादों का आना भी एक आम बात है और इनकी वजह से बड़ी आफत भी खड़ी हो सकती है। इसीलिए सबसे अच्छा यही करना होता है कि आप पोर्न फ्लैशबैक्स को किसी सपने की तरह ही ट्रीट करें। 20. शेम साइकिल यानी शर्म का चक्र। ज़्यादातर इंटरनेट पोर्न यूजर्स ऑनलाइन इरोटिका यानी यौन उत्तेजना को एक्सपीरियंस करके बड़े हुए हैं, लेकिन बाद में वक्त बीतने के साथ ही इसको इस्तेमाल करने में लोगों की दिलचस्पी काफ़ी कम हो जाती है। अगर यही लोग इस मामले में शर्म महसूस करते हैं तो यह दिखाता है कि पोर्न कंटेंट या उसके इस्तेमाल में कमी की बात नहीं है, बल्कि यह पोर्न के इस्तेमाल को कंट्रोल ना कर पाने में उनकी कमजोरी का होना है। जैसे ही वह इस पर अपना कंट्रोल वापस हासिल कर लेते हैं, उसके बाद उनकी शर्म गायब हो जाती है। कॉमन पिटफॉल्स यानी छिपे हुए कॉमन खतरे। 21. एजिंग यानी किनारा कर लेना रिब्यूटिंग के प्रोसेस में रुकावट पैदा करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर एजिंग होता है। जैसे कि इंटरनेट पर यौन अंगों में उत्तेजना बढ़ाने वाले कंटेंट को देखकर मास्टरबेशन करना और क्लाइमेक्स के बगैर ही ऑर्गेज्म के किनारे पहुंचने तक बार बार इसे रिपीट करते रहना। हालांकि नो फ्लैप फोरम पर यह बताया जाता है कि लोगों में इस तरह की प्रैक्टिस का होना कोई नई बात नहीं है, जहां पर कभी लोग खुद को इस बात से बहलाने लगते हैं कि उनके लिए इजैकुलेशन यानी बॉडी में से सीमेन को बाहर निकालना मेन प्रॉब्लम है और इंटरनेट पोर्न की प्रॉब्लम इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऑर्गेज्म की कगार पर पहुंचते ही डोपामिन अपने सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच जाता है। इसीलिए एजिंग की वजह से भी कई घंटों तक डोपामिन का हाई लेवल बना रहता है। यही वजह है कि जब आप अश्लील चीज़ें देखना बंद कर देते हैं तो आपकी मास्टरबेशन करने की इच्छा भी काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि पोर्न के बगैर इसको करना आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं होता है। इसलिए आप खुद को क्लाइमैक्स के लिए फोर्स मत कीजिए और अपना धीरज बनाए रखिए। 22. फैंटेसाइजिंग यानी मनचाही बात की कल्पना करना। विल्सन के मुताबिक रिब्यूटिंग प्रोसेस के शुरुआती दिनों में एक पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के दौरान फैंटेसी को अवॉइड करना बहुत मददगार होता है, क्योंकि इसको अवॉइड करना हमारी लालसा को काफ़ी कम कर देता है। आखिरकार अवॉइडेंस की मदद से आप अपने संभावित पार्टनर्स के साथ रियलिस्टिक फैंटेसी में इंगेज हो सकते हैं। इस तरीके से आप वीडियो स्क्रीन की जगह रियल लोगों के साथ रिवायर करने में अपने माइंड की मदद कर सकते हैं। 23. यूजिंग पोर्न सब्स्टिट्यूट्स यानी पोर्न की जगह किसी और चीज़ का इस्तेमाल करना। यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर आप पोर्न को क्विट कर रहे हैं तो आप चीज़ों को लॉजिकल तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे कि यह माना जा सकता है कि किसी महिला की बिकनी में तस्वीरें अश्लील नहीं होती हैं। दरअसल हमारे दिमाग का प्रिमिटिव पार्ट यानी सिंपल और अनडेवलप्ड पार्ट पोर्न के बारे में कुछ भी नहीं समझता है। ये सिर्फ इसी चीज़ को समझता है कि कहीं किसी चीज़ में हमारी उत्तेजना बढ़ रही है या नहीं। इसलिए अगर बिकनी वाली तस्वीरें आपकी यौन उत्तेजना को बढ़ाती हैं तो फिर आपके अंदर अभी भी प्रॉब्लम मौजूद है। इस वजह से आपके लिए रिब्यूटिंग प्रोसेस बहुत मुश्किल और पेनफुल हो जाता है। 24. फोर्सिंग सेक्सुअल परफॉर्मेंस प्रीमेच्योरली ईडी यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में सेक्सुअल परफॉर्मेंस को समय से पहले पूरा करने के लिए फोर्स करना। विल्सन के मुताबिक बुनियादी तौर पर पुरुष और महिला दोनों लोगों का ही यह मानना है कि एक पार्टनर में सेक्सुअल सुस्ती को दूर करने के लिए सेक्सुअल हीट को बढ़ा देना एक अच्छा सलूशन होता है। हालांकि जिन लोगों में पोर्न रिलेटेड सेक्सुअल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होती है, उनके अंदर लिबिडो को नेचुरल तरीके से दोबारा जगाने के लिए अलाउ किया जा सकता है। इस तरीके से उनकी प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से सोल्व हो जाती है। यानी लोगों को अपनी बेलगाम सेक्सुअल परफॉर्मेंस की इच्छाओं को रिबूट करने की ज़रूरत होती है। इसलिए अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपने पार्टनर को समझाइए कि उन्हें वक्त से पहले आपको हीट करने के लिए किसी पोर्न एक्टर की तरह एफर्ट प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करना आखिरकार आपकी हीलिंग को नुकसान पहुंचा सकता है। 25. Assuming a fetish is permanent यानी यह मान लेना कि किसी चीज़ में उत्तेजना पैदा करने वाला मैजिकल इफेक्ट हमेशा के लिए होता है। विल्सन का कहना है कि आजकल के पोर्न व्यूअर्स सुपर नॉर्मल अराउजल यानी एक अलौकिक उत्तेजना की पोजीशन को प्रोड्यूस करने के लिए
हाइपर स्टिमुलेटिंग यानी अति उत्तेजक कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं और वह इस पोजीशन को घंटों तक मेंटेन रख सकते हैं। इसके बाद जब ओवर कंजम्पशन की वजह से डिसेंसिटाइजेशन का इफेक्ट होने लगता है तो हमारी ब्रेन नॉवेल्टी, शॉक और पोर्नोग्राफी बढ़ाने वाले कंटेंट वगैरह के रास्ते ज़्यादा डोपामिन की डिमांड करने लगती है और फिर उस वक्त पहले वाले पोर्न टेस्ट यानी पहले वाली अश्लील चीज़ों के फ्लेवर्स अब आपके काम नहीं आते हैं। 26. द बैड अर्ज यानी बुरी चाहतें। आपको अपनी बुरी चाहतों के दिखाई पड़ने से पहले ही उनसे सील कर लेना चाहिए। इसलिए जब आप पोर्न क्विट कर रहे हो तो बुरी चाहतों के पैदा होते ही सबसे पहले पोर्न को अवॉइड करने की वजहों की एक लिस्ट बनाकर उसको कंसल्ट कीजिए। इसके बाद आप एक दूसरी लिस्ट बनाइए कि चाहतें पैदा होने के बाद आप पोर्न यूज करने की जगह क्या करेंगे। कॉमन क्वेश्चंस यानी इस बारे में पूछे जाने वाले कॉमन सवाल। 27. हाउ लॉन्ग शुड आई रिबूट यानी मुझे कितने लंबे वक्त तक रिबूट करना चाहिए। विल्सन का कहना है कि इस मामले में बहुत सी वेबसाइट्स और फॉर्म्स रिबूट करने के लिए 60 से 90 दिन या 8 हफ्तों का टाइम प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन असल में रिबूटिंग प्रोसेस के लिए कोई टाइम लिमिट तय नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसमें लगने वाला टाइम पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि पोर्न की वजह से पैदा होने वाली प्रॉब्लम्स कितनी सीरियस हैं और आपकी ब्रेन इन प्रॉब्लम्स को कैसे रिस्पॉन्ड करती है और आपके गोल्स क्या हैं। एक बार जब आपको ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आपने किन वजहों से पोर्न को यूज करना शुरू किया था, तो फिर आप खुद को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। 28. कैन आई हैव सेक्स ड्यूरिंग माई रिबूट यानी क्या मैं रिबूट के दौरान फिजिकल रिलेशन बना सकता हूँ। विल्सन का इस बारे में ये कहना है कि ऐसा करना खुद आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग रिबूट के दौरान टेम्पोरेरी तौर पर सभी तरह की सेक्सुअल स्टिमुलेशन पैदा करने वाली चीज़ों को इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। इसकी वजह से उनकी ब्रेन बहुत ज़रूरी आराम मिल जाता है और वह तेज़ी से रिकवर करने लगती है। दूसरी तरफ हर एक दिन सेक्स के दौरान या सेक्स के बगैर गर्मजोशी से दोस्ताना और इंटीमेसी वाला प्यार भरा टच आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद होता है। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि सेक्स करने के बाद चेजर इफेक्ट आपके बैलेंस को बिगाड़ रहा है, तो आप ओनरगेज्म तक पहुंचने का इरादा छोड़ दीजिए और जेंटल लव मेकिंग को ट्राई करना शुरू कीजिए। हालांकि अगर किसी शख्स को रिब्यूटिंग प्रोसेस में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा हो तो एक पार्टनर की मदद से उनकी लिबिडो को नॉर्मल पोजीशन पर वापस लाया जा सकता है। 29. शुड आई रिड्यूस मास्टरबेशन यानी क्या मुझे मास्टरबेशन कम कर देना चाहिए। यहाँ विल्सन का कहना है कि सबके लिए ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। पहले आप अपनी डेली रूटीन में से पोर्न को, पोर्न फैंटेसी को और पोर्न सब्स्टिट्यूट को काट कर बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि कुछ लोगों के लिए खुद को बैलेंस की तरफ वापस लौटने का मौका देना ही काफ़ी होता है, जबकि कुछ दूसरे लोगों के लिए मास्टरबेशन पोर्न पार्ट वेज को एक्टिवेट करने में एक पावरफुल ट्रिगर का काम करता है। इस वजह से ऐसे लोगों के लिए कुछ समय तक इसको बंद कर देना ही बेहतर होता है। 30. हाउ डू आई नो व्हेन आई एम बैक टू नॉर्मल यानी मुझे यह कैसे पता लगेगा कि मैं वापस से नॉर्मल हो गया हूँ। विल्सन का कहना है कि इस सवाल का कोई सीधा जवाब देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर शख्स का अपना एक अलग गोल होता है। हालांकि कॉमन गोल्स में यह चीज़ें शामिल होती हैं जैसे हेल्थी इरेक्शंस पर वापस लौटना, लिबिडो को नॉर्मलाइज करना, पोर्न की वजह से अपनी अनकंट्रोल होने वाली पोजीशन को बेहतर करना, पोर्न की वजह से पैदा हुए सेक्सुअल टेस्ट्स को बदल देना और अपनी लालसा पर काबू पाना वगैरह वगैरह। ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि बहुत से नौजवान लोगों ने रीब्यूटिंग प्रोसेस के ख़त्म हो जाने के बाद भी लंबे टाइम तक इरेक्टाइल डिसफंक्शन में लगातार इम्प्रूवमेंट एक्सपीरियंस किया है। 31. हाउ डू आई नो दैट आई डोंट जस्ट हैव अ हाई लिबिडो यानी मैं ये कैसे पता लगा सकता हूँ कि मेरे अंदर एक हाई लिबिडो की कमी हो गई है। इस बारे में विल्सन का कहना है कि आप पोर्न और पोर्न फैंटेसी को गिव अप कीजिए और फिर उसके कुछ हफ्तों बाद आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि कैसे आपके अंदर लिबिडो का लेवल बढ़ जाने की वजह से आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और इसकी वजह यह है कि बहुत से लोगों के लिए पोर्न के बगैर मास्टरबेशन करना बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं होता है, बल्कि सच्चाई यह है कि वह लोग एक हाई लिबिडो की जगह पोर्न के इस्तेमाल से ही सेक्सुअल स्टिमुलेशन हासिल करते हैं। अगर आप इंटरनेट पोर्न के बगैर मास्टरबेशन नहीं कर सकते हैं तो आप एक हॉर्नी शख्स नहीं हैं। इसका मतलब है कि आप एक सेक्सुअली स्टिम्युलेटेड शख्स नहीं हैं।
बल्कि आप अपनी लालसा के इफेक्ट में हैं। ऐसे वक्त में आपकी ब्रेन टेम्परेरी तौर पर हाई डोपामिन की डिमांड करने लगती है, जो हमारे प्लेजर और रिवॉर्ड की फीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बैड दीज, हाउ कैन आई गेट एक्साइटेड बाय रियल पार्टनर्स? ईडी यानी मैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बावजूद रियल पार्टनर के साथ कैसे एक्साइट हो सकता हूँ? विल्सन के मुताबिक कुछ लोगों ने अपनी टीनेज में इंटरनेट पोर्न का इस्तेमाल शुरू कर दिया और अपने दिमागी तारों को वीडियो स्क्रीन से कनेक्ट कर लिया, और फिर अपनी कम उम्र के दौरान ही उन्होंने अपने दिमाग में ऐसी गांठ बांध ली कि जब उन लोगों को फाइनली एक रियल पार्टनर के साथ कनेक्ट होना पड़ा तो वह उनके साथ सेक्सुअली रिस्पॉन्ड नहीं कर सके। इसी वजह से जब ऐसे लोग पोर्न और पोर्न फैंटेसी और पोर्न सब्स्टिट्यूट के बगैर कुछ महीने बिता लेते हैं तो उनकी ब्रेन्स सेक्सुअल स्टिमुलेशन और रियल लोगों के साथ रिवायर करने के लिए, यानी रियल लोगों के साथ दिमागी तार जोड़ने के लिए इधर उधर देखना शुरू कर देती है, और फिर इसकी वजह से आपको फ्यूचर में रियल पार्टनर बन सकने वाले लोगों के साथ टाइम बिताने और अपनी सारी सेक्सुअल फैंटेसीज को रियल लोगों और रियलिस्टिक सेक्सुअल सिनेरियो तक सीमित करने में मदद मिलती है। Conclude and reflections. Nothing ever becomes real till it is experienced. जॉन कीट्स। अंग्रेज कवि जॉन कीट्स का कहना है कि कोई भी चीज तब तक रियल नहीं बनती है जब तक कि उसका एक्सपीरियंस ना कर लिया जाए। यहाँ विल्सन का कहना है कि अगर आपको शक है कि आपका यूज करना आपके ऊपर बुरा असर डाल रहा है तो आप कुछ टाइम के लिए इसे छोड़ दीजिए और फिर खुद पर इसके असर को नोटिस कीजिए। दरअसल इंटरनेट पोर्न को क्विट करके आप सिर्फ इस तरह के एक मनोरंजन को खत्म करते हैं जिसको अभी हाल फिलहाल तक कोई भी एंजॉय नहीं करता था और सभी लोग इसके बिना ही आगे बढ़ते रहे थे। 1. अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ मिसइंफॉर्मेशन। गलत जानकारी के साइंस को समझना। यहाँ विल्सन का कहना है कि आप जरूर यह सोचकर हैरान होते होंगे कि आखिर इंटरनेट पोर्न के असर के बारे में अभी तक के काम राय क्यों नहीं बन पाई है, और विल्सन भी अपनी इसी उलझन में थे कि मौजूदा लिमिटेड रिसर्च के रिजल्ट्स इंटरनेट पोर्न के इस्तेमाल से पैदा होने वाली तमाम वजहों के लिए किसी तरह के नुकसान का कोई एविडेंस क्यों नहीं तलाश कर पाए हैं, जो कि इस तरह से होती हैं। 1. न्यूरो साइंटिस्ट्स ने इंटरनेट एडिक्शन, पोर्न यूज और सेक्स के बारे में अपनी रिसर्च के जरिए इस रहस्य को क्लियर किया है कि लंबे वक्त से किए जा रहे ओवर कंजम्पशन की वजह से उम्मीद के मुताबिक दिमाग में बदलाव होते हैं। 2. जब इंटरनेट एडिक्शन की रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट्स ने तमाम वजहों की जांच पड़ताल करी तो उन्होंने पाया कि इंटरनेट के आदी हो चुके लोगों ने जब इंटरनेट का इस्तेमाल बंद कर दिया तो उसके बाद उनको एडिक्शन रिलेटेड ब्रेन चेंजेस और सिम्टम्स में रिवर्सल यानी उसके उलट तब्दीली देखने को मिली। 3. इंटरनेट पोर्न यूजर्स की ब्रेन्स पर अलग से नई सॉलिड रिसर्च अब बहुत से तरीकों से पब्लिश होने लगी है। इंटरनेट एडिक्शन जैसे वीडियो गेमिंग, गैम्बलिंग, सोशल मीडिया और पोर्नोग्राफी वगैरह पर की गई इन सारी ब्रेन रिसर्च को भी दशकों पहले से की जा रही सब्सटेंस एडिक्शन रिसर्च के साथ ही बड़ी सफाई से रखा जाने लगा है, जिसकी वजह से यह क्लियर हो गया है कि एडिक्शन आखिर एडिक्शन होता है और न्यूरोप्लास्टी जिंदगी की एक सच्चाई है। 4. इसके उलट बहुत सी सेक्सोलॉजी रिसर्च जो ये बताती है कि पोर्न से कोई नुकसान नहीं होता है, जब बारीकी से उनकी जांच पड़ताल की गई तो इसके डिफेक्ट और कमियां सामने आ गए। क्योंकि इस मामले में बहुत लिमिटेड सवालों पर रिसर्च की गई थी और इस बारे में जो नतीजे निकाले गए थे वो ये भ्रम पैदा करते थे कि पोर्न का ज्यादा यूज करना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। 2. एजुकेशन बट व्हाट काइंड, यानी एजुकेशन जरूरी है लेकिन किस तरह की। टीनएजर लोग ऑलरेडी यह पता लगा रहे हैं कि पोर्न का यूज करने से उनकी जिंदगी पर एक अनचाहा असर पड़ रहा है। लोगों को ये भी जानने की जरूरत है कि रिवॉर्ड सर्किटरी बैलेंस हमारी जिंदगी भर के इमोशंस, फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर इतनी पावर होती है कि यह हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस के बगैर ही हमारी धारणाओं और चॉइसेस को एक शेप दे सकता है। इसके अलावा लोगों को उन तरीकों के बारे में भी इन्फॉर्म किया जाना जरूरी है जो रिवॉर्ड सर्किटरी में बैलेंस बनाने का रास्ता दिखाने में इंसानों की मदद करते हैं, जैसे एक्सरसाइज, नेचर में टाइम बिताना, आपसी भाईचारा, हेल्थी रिलेशनशिप, मेडिटेशन वगैरह वगैरह। और आखिर में पोर्न यूजर्स के लिए भी एक ऐसा ही फोकस करने का तरीका कारगर साबित हो सकता है।
जिसमें सिगरेट स्मोकिंग और तंबाकू का इस्तेमाल करने वाले लोगों की तरह ही पोर्नोग्राफी के इस्तेमाल के चुनाव के बारे में भी इन्फॉर्म किया जा सकता हो। इसके अलावा पोर्नोग्राफी के बारे में पूरी जानकारी और हमारी प्लास्टिक ब्रेन्स के लिए इसके खतरों के बारे में भी बताया जा सकता है। कुल मिलाकर इस किताब में गैरी विल्सन ने इंटरनेट पोर्न एडिक्शन की घटना का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, जिसमें उन्होंने न्यूरोसाइंस की नॉलेज के जरिए एक जेनरस और इंसानियत की आवाज में अपनी फाइंडिंग्स की तरफ हमारा ध्यान खींचा है। और जो लोग इंटरनेट पोर्नोग्राफी का इस्तेमाल बंद करना चाहते हैं उनके लिए भी उन्होंने अपने कीमती सुझाव दिए हैं। इस बारे में उनका एक्सप्लेनेशन नैतिक तौर पर न्यूट्रल और साइंटिफिकली बहुत मजबूत है क्योंकि बहुत सारे लोग अश्लीलता को यूज करने के आदी हो चुके हैं। ये किताब बहुत डिटेल में बायोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल जांच पड़ताल प्रोवाइड करती है कि कैसे और क्यों पोर्नोग्राफी एडिक्शन बहुत से लोगों की जिंदगी को खराब कर रहा है, और यही किताब उनकी जिंदगी में पहले जैसा कंट्रोल फिर से हासिल करने के लिए एक स्ट्रेटेजी भी प्रोवाइड करती है। इस किताब को थेरेपिस्ट, सेक्स एजुकेटर और हर उस शख्स को जरूर पढ़ना चाहिए जो अपनी शारीरिक जरूरतों को एंजॉय करना चाहते हैं। ये किताब बहुत दया भाव और यकीन के साथ ऐसे लोगों को ठीक होने की उम्मीद देती है जो लोग इंटरनेट पोर्न एडिक्शन से संघर्ष कर रहे हैं।